आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर ये संविधान है क्या? देखिए, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, एक ऐसी किताब होती है जिसके अंदर सभी नियम, कायदे, कानून लिखे हुए होते हैं कि देश में सरकार कैसे चलाई जाएगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने शासन किया, यानी ब्रिटेन के अंग्रेजों ने शासन किया। और जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब हमारे देश में ब्रिटेन का संविधान लागू किया जाता था। उस संविधान में ऐसी तमाम नीतियां थीं जिनसे भारतीयों का शोषण होता था। तो भारतीयों के द्वारा समय समय पर अपने देश का संविधान यानी भारत का संविधान बनाने की मांग उठती चली गई और फिर बाद में भारत का स्वयं का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और उस वक्त भी संविधान को बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। और जब वह प्रक्रिया पूर्ण हो गई तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में हमारे देश का बनाया हुआ संविधान यानी भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लागू कर दिया गया। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान को बनाएगा कौन। तो देखिए, संविधान क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक बहुत बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है, एक पूरा दस्तावेज है। तो भाई, संविधान भारत का बन रहा था, तो भारत का संविधान कौन बनाएगा? तो भारत का संविधान बनाएंगे भारत के लोग, यानी भारत की जनता। अब प्रत्येक व्यक्ति से तो पूछना संभव है नहीं, तो भारत की जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अनेक प्रतिनिधि चुने गए और एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। कहने का मतलब यह है कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था और इस संविधान सभा में यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे लोग शामिल थे जिनको जनता ने खुद चुन करके भेजा था कि आप जाइए और हमारे देश के संविधान बनाने में अपना योगदान दीजिए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था जिसमें वह अपने क्षेत्र की, अपनी संस्कृति की वहाँ पर एक सपोर्ट कर सके और अपनी बात वहाँ रख सके ताकि वे सारे पॉइंट्स हमारे देश के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आ सकें। तो ये आपने एक छोटा सा ब्रीफ समझा। अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है इस लेक्चर में, संविधान सभा का इतिहास। तो देखिए, मैंने जैसा आपको बताया था कि जब हमारा देश गुलाम था तो समय समय पर ये कवायद उठने लगी थी कि भाई भारत भी अपना संविधान बनाए। तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। एम.एन. रॉय के द्वारा ये कहा गया था कि भाई अब जो है भारत को संविधान बना लेना चाहिए। साल 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान को बिना किसी भारी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये था कि जब देश पूर्ण रूप से हमारा स्वतंत्र होगा तो हमारे देश में यानी स्वतंत्र भारत के संविधान में कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन उसमें अपना इंटरफियर कर रहा है या अमेरिका इंटरफियर कर रहा है, यानी जो विदेशी शक्तियां हैं, जो ताकतवर देश हैं, उनका इंटरफियर हमें नहीं चाहिए। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी। 1938 में ही संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए। ये बात भी जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। कहने का मतलब यह कि संविधान का निर्माण कौन करेगा? संविधान सभा करेगी। और संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य होंगे? इसके लिए क्या होना चाहिए? मताधिकार, यानी मत का अधिकार करें, लोग वोटिंग करें, मत का प्रयोग करें। और वयस्क मताधिकार होना चाहिए, यानी जो वयस्क लोग हैं वो वोटिंग करके ऐसे सदस्यों को क्या करें? चुनें। इसके बाद संविधान में आगे और क्या हुआ? 1940 यानी 1940 में सैद्धांतिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया। यानी अंग्रेजों ने मान लिया कि भारतीय अब अपना संविधान बना सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ शर्तें ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी थी, यानी ब्रिटेन की सरकार की भी थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक स्वतंत्र संविधान बनाने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत आए। मसौदा मतलब ड्राफ्ट, ठीक है ना, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के साथ में। तो आपको पता है 1942 में क्रिप्स मिशन आया था जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर सदस्य थे और पैथिक लॉरेंस थे। तो इसमें 3 सदस्य थे और इन्होंने संविधान के इस ड्राफ्ट को जो है लेकर के आए। इस ड्राफ्ट को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। आपको पता होगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको पता होगा मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो कि मुस्लिम के हितों की बात करती थी। मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया
और इसने 2 संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया। 2 संविधान सभाओं का विचार मतलब कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि भाई हम अपनी अलग संविधान सभा बनाएंगे, मुस्लिम लीग का कहना था हम अपनी अलग संविधान सभा बनाएंगे। इस बात को कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसलिए संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निर्वाचन कराए गए। जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 9 दिसंबर 1946 की ये डेट थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यही बाद में आगे चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसलिए हम यहाँ पर इसको टू द पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी हो उसका भी मैं काफ़ी ध्यान रख रहा हूँ। 22 जुलाई 1947 संघ का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको सुनाई दे रहा है, राष्ट्रमंडल। तो देखो राष्ट्रमंडल का क्या मतलब है, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल में ये एक ऐसे देशों का समूह है जो देश ब्रिटेन के कभी ना कभी गुलाम रहे थे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ भारत को गुलाम बनाया, ब्रिटेन ने कई देशों को गुलाम बनाया। जिन जिन देशों को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया उनका एक समूह बन गया जिसको हमने क्या कहा, राष्ट्रमंडल कहा। और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब हुई, मई 1949 में। इसके बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, स्वीकृत किया गया था। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को क्या किया, स्वीकार किया। लेकिन इसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को जाकर के पूरे देश में लागू हुआ था। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, इन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 24 जनवरी आप देखिए यहाँ पर 24 जनवरी 1950 जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और जो कि हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यहाँ पर 2 चीजें याद रखेंगे हम, जनगण मन इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने बेहतर तरीके से। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभाव में आया यानी लागू हुआ। देखिए अब यहाँ पर नीचे आपको एक और टेबल दी हुई है जिसमें एक तरफ कुछ समितियां दी हुई हैं और उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं। देखिए ये जो हमारा लेक्चर है यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि आपको टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिले, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को जो है याद कर पाएँ, टू दी पॉइंट फैक्ट्स आपको याद हो। और डेफिनेटली एग्जाम में सिर्फ इतना ही आने वाला है जो मैं आपको अपने लेक्चर्स में करा रहा हूँ। तो देखिए ये समिति कौन सी है, तो देखिए इतना बड़ा हमारा देश और उसका इतना बड़ा सबसे लंबा लिखित संविधान, तो ये सिर्फ कुछ लोगों के बस की बात तो थी नहीं, तो इसके लिए बहुत सारी क्या बनाएगी, समिति बनाएगी, कुछ कमेटियां बनाई गई। तो उसमें बहुत सारी कमेटी थी, जैसे आप देख पा रहे हैं प्रक्रिया समिति है, संचालन समिति है, वित्त एवं कर्मचारी समिति है। तो इस प्रकार की कई समितियां थी, फिर उनके कुछ अध्यक्ष भी बनाए गए थे। सो यहाँ पर हम एक एक करके फटाफट देखते। तो प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति और तदर्थ झंडा समिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति वाला एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्रों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति किसके हाथ में, सरदार पटेल के पास में था। देखो प्रांतीय संविधान समिति पटेल साहब को इसलिए दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आपको मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जब मैं लेक्चर लूंगा तो आपको बता दूंगा, इन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत संघ का निर्माण करवाया था। तो इनको अच्छी समझ थी प्रांतों की, स्टेट्स की, प्रोविंसेस की अच्छी समझ थी। आगे देखिएगा संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र के लिए गोपीनाथ बोरदोलोई। हमने देखिए ये लेक्चर स्पेशली UPPCS के लिए है और RO के एग्जाम के लिए। एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, हम कोई भी फैक्ट्स ऐसा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको नहीं लगना चाहिए कि आप वनडे एग्जाम का कंटेंट पढ़ रहे हैं, वनडे एग्जाम का प्लस जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है ना, जो एक्स्ट्रा एज मैं आपको देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस क्लास को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये क्लास आपकी पहुँच सके। इसके बाद देखिएगा सदन समिति B पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुख्य आयुक्त समिति प्रांतों पर जो थी B पट्टाभी सीतारामैया। इसके बाद देखिएगा साख समिति, इसकी अध्यक्षता की थी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने।
उसके बाद में देखेंगे हम कार्य संचालन समिति, के.एम. मुंशी ने इसकी अध्यक्षता की। और संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो देखिए, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो या फिर आरओ का प्रीलिम्स, आपके संविधान सभा में जो कमेटियां बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी, इनके अध्यक्षों से प्रश्न पहले कई वर्षों में पूछा जा चुका है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैचिंग करवाने के लिए पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। लाइक भी करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारा अगला लेक्चर जब आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।